तो आज की हमारी इस डेटा एनालिसिस की क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल के अंदर में हम बात करेंगे आज की पहली टॉपिक, तो इस कोर्स की पहली टॉपिक वो है डेटा सिलेक्शन। अब डेटा सिलेक्शन की ही पहली टॉपिक क्यों है इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सेल के अंदर में आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी तरह का इवेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डेटा सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। जब तक डेटा को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो डेटा का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि डेटा सिलेक्ट करने की क्या क्या चीजें हैं और क्या बेस्ट तरीका है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है, अगर मुझे माउस से सिलेक्ट करना होगा तो इसको सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली, जो जनरली करते हैं। या फिर एक और तरीका है कि आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, अपने कीबोर्ड को कीबोर्ड का जो शिफ्ट की होता है उसको होल्ड करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। जैसे यहाँ पे कर्सर है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूं, ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ लेके आता हूं, तो क्या होता है, कर्सर मूव होता है, राइट। लेकिन मैं शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो कर्सर मूव नहीं होगा, ये कर्सर क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो सेम थिंग हम स्टार्टिंग में कर्सर रखें, शिफ्ट के साथ यहां क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, माइक म्यूट कर लीजिए, पीछे से शोर आ रहा है तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी आपके साथ। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जैसे कि एक बड़े डेटा आपके पास है, अब इस बड़े डेटा को सिलेक्ट करने पे फायदे होता है। जैसे अभी स्टार्टिंग भी क्लिक किए और स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, इससे एक फायदा ये होता है कि हम एक नजर अपने डेटा को भी देख लिए और फिर शिफ्ट के साथ क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट भी कर। लेकिन अगर कीबोर्ड की सिलेक्शन की बात हो तो जनरली लोग सिलेक्ट क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करते ही डेटा सिलेक्ट हो जाता है। बट कंट्रोल ए जो है वो आपका फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू ए स्पेशल होता है, उसमें एक फीचर होता है करेंट रीजन, इसको ट्रिगर करता है। अब इसका नुकसान क्या है कि अगर आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो है, जैसे कोई एक पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, तो ऐसे केसेस में डेटा उस ब्लैंक रो से ऊपर ही सिलेक्ट होगा, उस ब्लैंक रो से नीचे सिलेक्ट नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास 50,000 का डेटा है और आपने सिलेक्शन किया, कंट्रोल ए कर लिया और नीचे 45,000 के नीचे एक ब्लैंक रो था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका डेटा तो गलत हो जाएगा ना। पिवट वगैरह, फिल्टर वगैरह बहुत गलत तरीके से लग जाएगा। इसलिए कंट्रोल ए करते समय ध्यान रखिएगा। तो तरीका क्या है सबसे ज्यादा, तो आपका इसमें सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप कंट्रोल शिफ्ट END एंड, आपके कीबोर्ड में एक END एंड बटन होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट END एंड करेंगे तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे इसके अंदर में ब्लैंक हो या ना हो। बट इसकी भी एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ यहां पे लिखा और डिलीट कर, क्योंकि END एंड जो है यूज रेंज को यूज करता है, वो जो सिलेक्शन करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट END एंड किया तो फालतू के जो दो रो है सिलेक्ट हो गए। भले इस पे डेटा नहीं है लेकिन मैंने इसको यूज किया था, इसलिए सिलेक्शन में ले लिया। ठीक है, तो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, तो सिलेक्ट कर, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरे डेटा में ब्लैंक है, ये पता कैसे चलेगा। क्योंकि छोटा डेटा आपको सामने दिख रहा है ना, पर बड़ा डेटा में तो दिखेगा आपको। जो बड़े बड़े डेटा होते हैं, इस तरह के डेटा में थोड़ी पता चलेगा कि ब्लैंक है या नहीं। तो आपको डेटा में कुछ भी करने से पहले कर्सर रखिए स्टार्टिंग में और एक कीवर्ड यूज कीजिए, कंट्रोल डाउन एरो। कंट्रोल डाउन एरो, आपका कर्सर सबसे लास्ट में पहुंचेगा। अगर कर्सर सबसे लास्ट में पहुंच गया, इसका मतलब है कि कोई डेटा ब्लैंक नहीं है। लेकिन लास्ट में नहीं पहुंचा, अगर ब्लैंक होगा तो लास्ट में नहीं पहुंचेगा, ब्लैंक से पहले पहुंचेगा। इसका मतलब
कि ब्लैंक है। तो सिलेक्शन करने का दो ही तरीका है, अगर ब्लैंक ना हो तो कंट्रोल ए कर लीजिए, माउस से करना हो तो शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कर लीजिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो और डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलेक्शन के लिए परफेक्ट होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन है सर, कुछ पूछना है तो रिपीट करवानी है आपको? और शॉर्टकट लिस्ट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि आप F1 प्रेस करें, यहां पे शॉर्टकट सर्च करें, कीवर्ड शॉर्टकट सर्च करें या शॉर्टकट सर्च करें और यहां पे देखें कि आपको सारे शॉर्टकट्स की लिस्ट मिल जाएगी। देखिए मैं शॉर्टकट्स के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, रीजन ये है कि काफी टाइम से मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किए। उसका रीजन ये है कि अगर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि मैंने क्या यूज किया। क्या लेकिन माउस पॉइंटर से पता चल जाएगा। अच्छा मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ 1 सेकंड प्लीज। तो यहां पे हमने आपके साथ बात की, एक फाइनलाइज क्या किया, 3 शॉर्टकट। पहला कि अगर ब्लैंक नहीं है तो कंट्रोल ए, अगर ब्लैंक है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज कर सकते हैं, या फिर माउस से शिफ्ट के साथ क्लिक कर सकते हैं। 3 शॉर्टकट हुआ। अब बात करते हैं मल्टीपल सेल सिलेक्शन। बोलिए सर, आप म्यूट हो गए प्लीज। क्या बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। मैंने बोला आपको कि अगर ब्लैंक होगा तो आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट एरो राइट में चला जाएगा और डाउन एरो इस तरह से। इससे क्या होगा, एक एक करके सारा ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे 2-3 ब्लैंक है ना यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन 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 डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन डाउन डाउन। अगर ब्लैंक नहीं है तो कंट्रोल ए, या माउस से करना है तो स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड करें, सबसे लास्ट में क्लिक कर ले। अब समझ में आ गया? हेलो आमा जी, समझ में आ गया आपको? चलिए, लेकिन अगर मल्टीपल सेल सिलेक्शन कर, थोड़ा सा चुनचू अपने हिसाब से चुनचू में करना हो तो कंट्रोल को होल्ड कीजिए, कीबोर्ड के कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और आप क्लिक कर सकते हैं जहां मर्जी वहां। बट इस तरह से सिलेक्शन करेंगे ना तो आप कॉपी नहीं कर सकते। अब बाकी डिलीट करना हो, कलर करना हो, ये कर सकते हैं, बट कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपल सेल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कॉपी करना है तो सीक्वेंसली सिलेक्ट करना हो, जैसे कि एक ही कॉलम में हमने सिलेक्ट किया तो इसको कॉपी कर सकते हैं, एक ही रो में हमने किया तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अब कॉपी जब करेंगे ना तो ये अलग अलग सेल कॉपी होगा, लेकिन जहां पेस्ट करेंगे एक साथ पेस्ट। लेकिन इसका यूज जो है एक जगह पे और करते हैं, कई बार हमें जरूरत पड़ती है, खासकर मैं तो ज्यादातर यूज करता हूं। जैसे मेरे पास कई सारे शीट्स है, अब मुझे सारे शीट पे मान लीजिए डेट लिखना, तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक शीट पे डेट लिखेंगे, देन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो हम कॉपी पेस्ट क्यों करें, हम क्या करेंगे, पहले शीट पे जाएंगे, सिलेक्ट क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, सबसे लास्ट वाले शीट पे चले जाए और यहां पे हम लिखेंगे डेट। अब जो भी हम टाइप करेंगे ना सारे शीट पे टाइप, मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले शीट पे जाएंगे, कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, सबसे लास्ट वाले शीट पे चले आए, सारे शीट हाईलाइट हो जाएगा, ऊपर यहां ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहां पे मैं कुछ भी कर सकता हूं, जैसे मैंने टाइम लिख दिया, क्या लिख दिया, टाइम, और यहां पे टाइम दे दिया, कलर कर दिया, तो देखेंगे हर सीट पे टाइम टाइप हो गया।
लेकिन मुझे हर सीट पे नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड सीट पे करना है। तो शिफ्ट को ना प्रेस करके कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जहां जो जो सीट पे टाइप करना वहां हमने कर लिया। और मैं यहां पे कुछ भी टाइप करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया एक्सेल 365, तो आप देखेंगे कि सीट 2 पे नहीं है, सीट 3 पे है, सीट 4 पे। मतलब कि सारे सीट पे करना हो तो पहले सीट पे जाएं, शिफ्ट को होल्ड करें, सबसे लास्ट वाले सीट पे आए। और कुछ सिलेक्टेड सीट पे करना है तो कंट्रोल को होल्ड करें और जो सीट पे चाहिए वहां पे क्लिक करके अब जो भी आप सीट के अंदर करेंगे, टाइप हो, कलर हो, वो सारे सीट पे सेम लोकेशन में सेम टाइम एक ही बार में हो जाएगा। तो सबील अहमद जी, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए। अब हम जो डेटा सिलेक्शन करने के बाद दूसरा काम होता है डेटा प्रिपेयर करना, मतलब डेटा बनाना। अगर मान लीजिए कोई एक डेटा शीट आप बना रहे हैं, आप कोई फाइल बना रहे हैं डेटा के लिए, डेटा टाइप करने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो क्या क्या चीजों पे ध्यान रखेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल आप लेंगे और उस नई फाइल को करेंगे सेव। तो बोले इसे सेव करना कोई बड़ी बात है, सेव तो करते ही है। मैं बोल रहा हूं पहले सेव करेंगे। क्या होता है कि हमारा आपका आदत क्या होता है कि हम लोग काम कर लेते हैं, जब फाइनल हो जाता है बाद में हम उसको सेव करते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक गलती से आपका एक्सेल हैंग हो गया, पावर चली गई, सिस्टम में ब्लू डंप एरर आ गया, किसी कारण से गलती से बंद हो गया, सारा डेटा गया आपका। क्या सबिल जी? इसलिए पहले उसको आप सेव करेंगे। उसके बाद जिस सीट पे आपको डेटा है उस सीट का नाम रख दीजिए। जनरली हम लोग सीट 1 सीट 2 छोड़ देते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर नेम दे। एक प्रोफेशनल की जो निशान होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं डेटा या जो उससे रिलेटेड, जो भी जिससे रिलेटेड डेटा बन रहा है ना, वो डेटा यहां जरूर डाल। अब आप जो डेटा बना रहे हैं, क्या डेटा के अंदर कोई यूनिक आईडी है? अगर नहीं है तो आप सीरियल नंबर जरूर डालें। सीरियल नंबर आप यूनिक आईडी के केस में भी डालेंगे। सीरियल नंबर से क्या होता है कि कितना डेटा एंट्री हो गई या कितना टोटल डेटा है, इसके लिए डेटा को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीरियल नंबर से पता चल जाता है। दूसरा, अगर कोई डेटा आपका डेटा देख रहा है, अगर आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम निकला तो एक्सप्लेन करना मुझसे बहुत आसान होता है कि भाई देखो 10 सीरियल नंबर में देखो प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी आप डेटाबेस तैयार करें तो यूनिक आईडी या सीरियल नंबर जरूर दें। उसके बाद जो भी यूनिक आईडी जरूर दें। अब यूनिक आईडी क्यों? अगर आप VLOOKUP XLOOKUP इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा VLOOKUP वर्टिकल लुकअप होता है। कई बार डेटा को लुकअप करते समय प्रॉब्लम होती है अगर आपका यूनिक आईडी स्टार्टिंग में ना हो। इसलिए हैबिट रखिए यूनिक आईडी स्टार्ट में होना चाहिए। उसके बाद जो भी डिटेल है वो डालें। अब जैसे डिटेल डालना है ना, जैसे हमारे किसी कस्टमर की डिटेल डालना है तो डेट को आप आईडी के बाद रखे डेट और कैटेगराइज करके डालें। जैसे पर्सनल डिटेल पहले आप डालेंगे, मिक्सअप मत कीजिए। जैसे पर्सनल डिटेल में क्या हुआ कि नाम, फादर नेम। अब मैं नहीं बोला कि पर्सनल डिटेल पहले डालना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक जगह पे डालिए। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, फिर उसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जो है डालें। जैसे किसी के केस में 2-3 नंबर होता है, मान लीजिए मोबाइल नंबर हो गया। अब किसी का मोबाइल नंबर अगर 2 है तो बहुत सारे केस में क्या होता है, मेरे बात करें कि मेरे पास मोबाइल नंबर 2 है तो 8802579388 और कॉमा करके 8826828093 डालते हैं। क्या सही है सर डालना? सबील अहमद जी, क्या सर? देखिए अभी जो मैंने डाला ना गलत है। एंटर मारते ही लास्ट के 5 स्टार्ट नहीं, एंटर मारते ही लास्ट के 5 डिजिट गायब हो जाए। तो जब भी अगर मोबाइल नंबर लिखें तो सबसे पहले कोशिश करें कि एक मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर डालें।
आप देखे होंगे जो बैंकिंग डेटाबेस होता है या फिर बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, उसमें दो कॉलम होते हैं, मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अलग अलग कॉलम में डालें। लेकिन सिचुएशन नहीं है डालने की, तो आपको दो नंबर अगर लिखना है तो आप जो है दो दो तीन स्पेस डाल दे इस तरह से, समझे? तो स्पेस डालते हो टेक्स्ट हो जाए, जिस कारण से आपका डेटा किसी भी कंडीशन में लॉस्ट नहीं। ठीक है, अब यह एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर डेट है तो डेट वाले कॉलम में सिर्फ डेट ही होना चाहिए, इसके जगह पे मतलब कि डेटा टाइप मेंटेन करना हो। डेट का कॉलम में डेट होगा, अमाउंट का कॉलम में अमाउंट ही होगा, उसमें कोई टेक्स्ट वगैरह नंबर वगैरह फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। तो डेटा नीट एंड क्लीन रहता है, तो आगे चल के उसके ऊपर एनालिसिस करना आसानी हो जाती है। अच्छा, एक चीज और होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा लिखा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नेम यहाँ पे है और यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट, बिल अमाउंट, मैंने एक कई जगहों पे फेस किया है। अब यहाँ पे क्या है कि नाम हो गया पूजा और बिल अमाउंट हो गया 78, और वो लोग क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर प्रेस करके, ऑल्ट एंटर प्रेस करके बाकी नंबर लिख देते हैं। अब आपको देखने में लग रहा है ठीक है, पर गड़बड़ है, इसका टोटल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल के लिए 785 इतना बड़ा नंबर है, ना कि अलग अलग नंबर। तो ऐसे केसेस में मैं बोलूंगा कि आप एक एंट्री को एक ही सेल में लिखें, एक सेल में मल्टीपल एंट्री ना लिखें। अगर कभी ऐसा दिखाना पड़े तो मे बी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज उस केस में करें जब आपका कोई रिपोर्ट हो, ना कि डेटा हो। अगर डेटा में मर्ज करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए डेटा में मर्ज ना करें, डेटा में रिपीट करें। ठीक है, डेटा में क्या करें, रिपीट करें। राइट सर। अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या जरूरत होती है कि हमें उसके साथ किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट लगाना पड़ जाता है, जैसे कि रेट हो गया, तो रेट में हमने लिख दिया MRP 500। अब एक करना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम सम नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए है टेक्स्ट ABCD। तो आप अच्छा हुआ कि आप जो है अलग अलग कॉलम में लिखें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं मुझे एक ही कॉलम में लिखना है, मैं 500 MRP 500 दिखना भी चाहिए और कैलकुलेट भी होना चाहिए। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग का। यहां जी हाँ, इसके अंदर जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे MRP, या जो भी लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि MRP ही लिखना है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप जो मर्जी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे जीरो देना हो, अगर जीरो नहीं दीजिएगा ना, सिर्फ MRP ही शो करेगा, इसका आगे जीरो देना पड़ेगा। अब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे MRP 500 दिखेगा। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ये हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। फिलहाल मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि जरूरत हो तो इस तरह से यूज की जा सकती है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के। तो एक्सेल के अंदर में कैलकुलेशन करने के लिए लॉट ऑफ फॉर्मूले, आप अगर देखें फॉर्मूला बार में तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन फिर भी हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर? तो माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नहीं ये तो पावर है, ये हो गया डिवाइड, इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, मुझे सब में अगर 20 ऐड करना है यहाँ पे, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे। अब देखिए, कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल लगाना पड़ता है, ताकि सिस्टम समझाए कि टेक्स्ट है या कैलकुलेशन है, इसका फर्क वो इक्वल से ही समझता है। और हमने सिलेक्ट किया A2 क्या है? एक रेफरेंस है, इसको एड्रेस, सेल एड्रेस कहा जाता है। कॉलम नंबर A एंड रो नंबर 2, A2
+20 कर दिया। अब आपको फॉर्मूला सिर्फ एक सेल में लगाना है, नीचे ड्रैग करेंगे तो पूरा एक ड्रैग हो जाएगा। और जैसे यहाँ A2 था, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे A3, A4, A5, A6, A7 आपको दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। मान लीजिए कि हर सेल में फॉर्मूला मैनुअली लगाना पड़ता, उससे अच्छा तो मैनुअल काम कर ले क्या। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम भी करता है। जैसे मैंने यहां C1 में 50 डाल दिया और मुझे 50 ऐड करने हैं, तो हमने A2 को सिलेक्ट किया +50 को सिलेक्ट करके एंटर मारा। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम, यहां A2 + C1 है, तो यहां पे A2 A3 हुआ, तो C1 में C2 हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि भाई A2 जो है नीचे जब ड्रैग करूं तो A3, A4, A5, A6, A7 रहे, बट C1 फिक्स रहे। तो ऐसे केसेस में हम डॉलर का साइन लगाते हैं, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, या कई जगहों पे इसको फ्रीज करना भी कहते हैं, कांस्टेंट करना भी कहते हैं। हमने 1 का आगे डॉलर लगाया, अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे C1, C2, C3, C4 आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब फिक्स हो गया ना। अब सी के आगे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम ड्रैग करना था, इसलिए लगाया। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, लेफ्ट टू राइट किया तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ना गड़बड़। क्यों, क्योंकि ये डी जो है ई बन गया, ऐसे सी जो है डी बन गया। तो मुझे अगर डी सी को फिक्स करना है तो इसके आगे हम डॉलर का साइन लगा। अब इसको नीचे आसानी से ड्रैग करेंगे, आगे पीछे ड्रैग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम पता करें कि कहां पे डॉलर साइन लगाना है, कहां पे डॉलर साइन नहीं लगाना। तो ऐसे केसेस में, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे टेबल लिखना है। यहां पे टेबल लिख रहा हूं, ठीक है। तो टेबल में क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है। बोलिए। लखनऊ में, लखनऊ से ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं सर, फिलहाल दिल्ली हूँ सर। कोविड के बाद से लखनऊ से हट गया था सर।
तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, राइट। तो आ गया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा और एक आगे ड्रैग करूंगा। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते देखिए कि 5 जो 6 हुआ, जो जोड़ी था, पर 10 क्या हुआ, तो ये 6 2 जो होना चाहिए ना, क्या 6 2 जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो डी था वो ई बन गया, डी को ई नहीं बनना चाहिए था, डी को ई नहीं बनना चाहिए था। तो क्या करें, इस पे राइट डबल क्लिक करते हैं और डी के आगे डॉलर का साइन लगता है। अब नीचे क्लिक किया, 2 3 हुआ, दैट इज गुड। बट ये देखिए 9 जो है 10 बन गया, जो नहीं बनना चाहिए था, राइट। ठीक है सर। तो क्या करें, तो हम यहां पे 9 के आगे डॉलर का साइन। अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कीजिए और इसको आगे के तरफ। क्या सर, फ्रीज भी तो होता है। हाँ वही ना, फ्रीज के लिए मैं कुछ बच्चे स्टूडेंट पूछते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सर फ्रीज कैसे करूं, कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या फ्रीज करूं। बात समझ रहे हैं सर। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब आपको यहाँ पे आगे ड्रैग करना है, इसको नीचे ड्रैग करना है, नीचे ड्रैग करना है। लेकिन नॉर्मली ड्रैग करेंगे तो गलत एरर आ गया ना सर, गलती आ गई रिजल्ट। तो क्या करें, किसको फ्रीज करें, कैसे पता चलेगा। तो अब इसके नियम कानून नहीं बताता, मैं सिंपल सा कहता हूं कि एक नीचे और एक आगे ड्रैग कर, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद उस पर डबल क्लिक करके चेक करो कि क्या बढ़ा जो नहीं बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ा जो नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये 2 दिख रहा है आपको, 2 10 हुआ, 2 होना चाहिए ना, क्या यहां पे 2 होना चाहिए। मतलब कि D10 जो E10 बन गया, देखिए। तो हम क्या करेंगे, डी के आगे डॉलर लगाना है ना, डी को बढ़ाना नहीं है, तो डी के आगे डॉलर लगा हो गया। सेम नीचे हमने देखा कि ये देखिए 5 होना चाहिए था, 5 3 जा 15 होना चाहिए ना, 9 था यहां पे जो कि बढ़ के 10 हो गया। तो हम यहां 9 के आगे डॉलर लगा देंगे। अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए और पूरे एरिया को ड्रैग कीजिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। अब यहां पे देखिए, ओके। तो आज हमने क्या क्या चीजों पर, किस किस मुद्दों पर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आपके साथ बात की डेटा सिलेक्शन, कि डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, इस पर डिस्कस किया। फिर हमने मल्टीपल सेल सिलेक्शन के बारे में की बात की, मल्टीपल सीट सिलेक्शन के बारे में भी बात की कि मल्टीपल शीट कैसे सिलेक्ट करें। देन हमने आपके सामने डेटा एंट्री करते समय क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया। एंड हमने बताया कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते समय डॉलर का क्या यूज है, इसके बारे में डिसाइड किया। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसा टॉपिक जो आप रिपीट कराना चाह रहे हो,